the very famous chapter of Flamingo in class 12th, The Rat Trap. This chapter is written by a Swedish writer named Selma Lagerlöf. Selma is a Swedish writer, and there is a very interesting fact about Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf is the first woman of the world who won Nobel Prize in Literature in 1909, and she was a very famous short story writer, and she had written lots of stories, novels and books. So let us go through the background of the chapter. Now I am going to tell you something about the background. In this chapter, the writer describes about the inner quality of a human being. As you know, there are many corrupt politicians, corrupt persons in our world, but there are some certain points, certain good points among them. जैसे कि इस दुनिया में बहुत से करप्ट इंसान हैं, अलग अलग तरह के फील्ड्स में, सर्विस में, अलग तरह की नौकरियों में, जो रिश्वत लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर एक गुड फैक्ट होता है, गुड फैक्टर होता है। जैसे कि एक करप्ट इंसान, एक रिश्वत लेने वाला इंसान जब मूवी देखने जाता है थिएटर में या अपने घर में बैठकर टीवी पे फिल्म देखता है, तो उसकी सिंपैथी विलन के साथ कभी नहीं होती, उसकी सिंपैथी हमेशा और हमेशा हीरो के साथ होती है। हालांकि वो इंसान खुद भी रियल लाइफ में एक विलन है, जो कभी गंदे काम किया होगा, जो कभी करप्शन किया, जो कभी रिश्वत ली होगी, जो कभी किसी ने कुछ किया होगा, लेकिन जब वो मूवी देखता है या कोई कहानी पढ़ता है तो उसकी सिंपैथी कभी विलन के साथ नहीं होती है, उसकी सिंपैथी हमेशा और हमेशा हीरो के साथ होती है। तो ऐसी ही कुछ घटनाएं इस चैप्टर में भी होती है, जिससे एक मलिन चरित्र का इंसान बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का बन जाता है, अच्छा चरित्रवान बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसकी समरी के बारे में। आई होप कि आप बहुत इंजॉय करेंगे, इस वीडियो को बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं समरी। होता यूँ है कि इस कहानी में एक बूढ़ा चूहेदानी बेचने वाला होता है। वो डोर टू डोर जाके चूहेदानी बेचता है। चूहेदानी तो आप समझते होंगे, हर घर में पाया जाता है, क्योंकि चूहे हर घर में पाए जाते हैं। तो चूहों को फंसाने के लिए एक चूहेदानी रखी जाती है। तो वो चूहेदानी बेचा करता था। चूहेदानी बनाने के लिए वो छोटे छोटे मटेरियल, जैसे पतले तार और लोहे, लक्कड़, वो कभी कूड़ेदान से, कभी गार्बेज से, कभी किसी लोहे के कारखाने से उठा लेता था और उनको सी कर किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर वो चूहेदानियाँ बनाकर बेचता था। और वो जो रैट ट्रैप पैडलर था वो बहुत ही कमज़ोर, बूढ़ा और मरियल सा दिखने वाला था। उसकी आंखें धंस गई थी, उसके गाल धंस गए थे। तो वो जहाँ भी चूहेदानी बेचने जाता था उसको हमेशा तिरस्कार मिलता था, लोग उसको भगा देते थे, क्योंकि उसके कपड़े और उसकी हालत एकदम दयनीय थी। उसके कपड़े बिल्कुल फटे रहते थे। तो वो जहाँ भी जाता था लोग उसको तिरस्कृत करते थे, उसको भला बुरा कहते थे, उसको भगा दिया करते थे। इसलिए उसने दुनिया के बारे में अपनी एक ओपिनियन बना रखी थी कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, सभी बुरे हैं, और जब दुनिया में सभी बुरे हैं तो मुझे बुरा होने में क्या दिक्कत है। जब हम देखते हैं कि मेजॉरिटी किसी तरफ जा रही है तो हम भी ब्लाइंडली उसे फॉलो करने लगते हैं। अगर 100 में से 99 कहें कि ये इमली नहीं आम है, तो एक की बात कौन मानता है। यही हाल उस रैट ट्रैप पेडलर का था। उसने देखा कि जिससे भी वो मिलता है सुबह से शाम, सब उसको या तो भगाते हैं या उसको अब्यूज़ करते हैं
या उसको गालियाँ देते हैं या उसको नफरत करते हैं। तो उसने भी दुनिया के प्रति अपने मन में एक नफरत पाल ली थी और वो ये सोचता था कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है तो मैं भी क्यों अच्छा रहूं। इसलिए वो जहाँ भी रेड टैप बेचने जाता था, जहाँ भी वो चूहेदानी बेचने जाता था, वो छोटी मोटी चोरियाँ कर लेता था। वो हाथ साफ कर लेता, कभी रखे हुए गिलास पे वो छोटी मोटी चोरियाँ कर लिया करता था। और एक दिन वो बैठ के सोच रहा था, अपनी चूहेदानी को ध्यान से देख रहा था और बैठ के सोच रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है, एक आइडिया आता है कि ये जो दुनिया है ये भी एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। ये जो पूरी दुनिया है ये भी एक चूहेदानी है। जैसे एक चूहा होता है, उसको फंसाने के लिए कोई चारा लगाया जाता है, कोई चीज़ लगा दी जाती है। चूहा लालच में जाता है, उसको टच करता है और चूहेदानी बंद हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहा है। पैसा, मोह माया, जमीन जायदाद, दूसरी चीज़ें, उनके पीछे भाग रहा है और वो चारा हैं, पेट हैं, वो उसको लालायित करती हैं, प्रलोभित करती हैं और उसे अपनी तरफ खींचती हैं। और जब इंसान उसके लालच में कुछ गलत काम कर जाता है तो वो भी एक चूहेदानी में फंस जाता है और वो चूहेदानी है जेल। और वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है, इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, उसकी रिस्पेक्ट, उसका प्राइड, उसकी प्रेजुडिस, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो सिंपली ये कहता है रेड टैप पेडलर कि ये दुनिया भी एक चूहेदानी है। हर इंसान किसी न किसी चारे के पीछे लगा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला कैरेक्टर है क्राफ्टर, जो कि एक बूढ़ा आदमी है। अच्छा, ये आगे इसके पास कैसे पहुंचता है मैं आपको बताता हूँ। तो एक दिन क्या होता है कि रेड टैप पेडलर जो था, जो वैगाबॉन्ड यानी आवारा था, वो चूहेदानी बेचते बेचते काफ़ी दूर निकल जाता है और फिर शाम हो जाती है। ये दिसंबर का महीना था, लास्ट वीक चल रहा था। तो जैसे ही शाम होती है, ठंड बहुत बढ़ जाती है, चारों तरफ कोहरा हो जाता है और कोहरा होने की वजह से रास्ता दिखाई नहीं देता। अब ये जो रेड टैप पेडलर था, उसको ठंड भी लग रही थी क्योंकि उसके कपड़े भी फटे पुराने थे, काम के नहीं थे। तो उसे एक कुटिया दिखाई देती, एक छोटा सा घर कुटिया दिखाई देती है। वो उस कुटिया की तरफ जाता है, इस आशा में कुछ खाने को मिल जाए, शायद यहाँ रात रुकने को मिल जाए। वो दरवाजे को नॉक करता है तो यही क्राफ्टर, जो एक बूढ़ा आदमी है, यही दरवाज़ा खोलता है। जैसा कि हमेशा उसने एक्सपेक्ट किया था पेडलर ने कि हर जगह की तरह इसको दुत्कार मिलेगी, तिरस्कार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्राफ्टर ने उसे वार्मली वेलकम किया, अंदर बिठाया, उसके बारे में हालचाल पूछा और उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया। उसको खाने के लिए उसने पॉरिज दिया। यहाँ पे एक वर्ड आता है पॉरिज, इसको दलिया भी कह सकते हैं। तो उसे पॉरिज देता है खाने के लिए। इस अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटैलिटी से वो काफ़ी शॉक्ड होता है कि भाई ये कैसा इंसान है कि हम मुझे इतना अच्छा से वेलकम कर रहा है। इतना ही नहीं, वो उसे पॉरिज खाने के लिए देता है और उसके बाद उसे टोबैको देता है स्मोकिंग करने के लिए। स्मोकिंग मतलब जो हुक्का पीते हैं, दोनों बैठ के स्मोकिंग करते हैं। उसके बाद स्मोकिंग करने के बाद वो एक गेम खेलता है प्लेइंग कार्ड से, जिसका नाम था जॉलिस। ये एक गेम है जो ताश के पत्तों से खेली जाती है, प्लेइंग कार्ड से खेली जाती है और ये स्वीडन में खेली जाती है। इंडिया में इसका प्रचलन नहीं है। तो दोनों बैठकर ताश खेलते हैं, जॉलिस खेलते हैं और ये तब तक खेलते हैं जब तक उनको नींद नहीं आने लगती। उसके बाद दोनों बातें करते हैं और बातों ही बातों में क्राफ्टर पेडलर से इतना फेमिलियर हो जाता है
इतना ज़्यादा फैमिलियर हो जाता है कि क्रॉफ्टर अपने लाइफ के सारे राज, सारी बातें वो पेडलर से बताने लगता है। वो बताता है कि वो जब जवान था तो एक आयरन वर्क्स में काम करता था, एक लोहे के कारखाने में काम करता था जिसका नाम था रैम्सजो। ये जो क्रॉफ्टर है ये रैम्सजो आयरन वर्क्स का एक पुराना एक श्रमिक, एक मुलाजिम, एक वर्कर रह चुका है। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो उसे रिटायर कर दिया गया और उसके खाने का और उसके गुजारे का कोई जरिया नहीं था। तो उसने एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। उसने एक गाय पाली और गाय का दूध बेचता था। गाय के दूध से क्रीम बनाकर वो मार्केट में बेचता था और इस महीने में उसे 30 क्रोनर का फायदा हुआ है। 30 क्रोनर। इस 30 क्रोनर का 30 क्रोनर इस 30 क्रोनर का इस स्टोरी में बहुत बड़ा रोल है। क्रोनर वर्ड का मतलब होता है रुपया। जैसे इंडिया में, भारत में मनी को रुपए से काउंट किया जाता है, उसी तरह स्वीडन में मनी को क्रोनर से काउंट किया जाता है। और उस जमाने में जब ये कहानी बनाई गई तो 30 क्रोनर एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो जब इसने बताया, क्रॉफ्टर ने पेडलर से, कि मैंने इस महीने 30 क्रोनर कमाए हैं, तो क्रॉफ्टर को बिलीव नहीं हुआ, सॉरी रैटरैप पेडलर को बिलीव नहीं हुआ। उसने कहा अरे बाप, इतना पैसा, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में इतने पैसे कभी नहीं देखे। तो उसने कहा कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि तुमने 30 क्रोनर कमाए होंगे। तो क्रॉफ्टर कहता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। वो विंडो के पास जाता है, वहाँ पे एक खूंटी होती है, उसमें एक थैला टंगा होता है। वो थैला निकालता है और उसी थैले में एक छोटा सा पाउच होता है जिसमें तीन नोट्स होते हैं। 10-10 रुपए के 3 नोट होते हैं, 10-10 क्रोनर के, सॉरी 10-10 क्रोनर के 3 नोट होते हैं, जो कि क्रॉफ्टर के थे और उन्होंने कमाए थे। जब वो देखता है तो वो, जब पेडलर देखता है तो वो एकदम टेम्प्टेड हो जाता है। वो उसे एक अच्छा अवसर लगता है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये तो बेवकूफ़ है, हर चीज़ हमको बताया जा रहा है। तो फिर दोनों रात में बातें करते हैं और उसके बाद ये गेम खेलते हुए फिर सो जाते हैं। सुबह जब होता है तो वो पहले ओनर उठ जाता है, घर का ओनर। तो जब घर का ओनर उठ जाता है तो पेडलर सोचता है कि अरे अब मैं कितना सोऊंगा, मुझे भी तो उठना चाहिए। वो भी उठ जाता है। फिर दोनों घर के बाहर निकल जाता है। क्रॉफ्टर अपने घर को लॉक करके अपने काम पे चला जाता है, दूध बेचने। लेकिन रैटरैप जो था, जो पेडलर, वो थोड़ी दूर जाता है फिर घूमकर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ देख लिया था, उसने इसको देख लिया था और उसके मन में लालच आ गया था। फिर वो आता है, खिड़की के पास जो थैला टंगा रहता है उसे देखता है, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है, विंडो पेन तोड़ता है, विंडो का एक शीशा तोड़ता है, हाथ डाल के थैले में से 30 क्रोनर निकाल देता है और झोले को वहीं टांग देता है। फिर वहाँ से वो चल देता है। फिर उसके मन में विचार आता है कि थोड़ी देर में क्रॉफ्टर जो है, बूढ़ा आदमी, वो घर आएगा, सारी चीज़ें देखेगा तो मुझे खोजेगा या जाके पुलिस में FIR कराएगा, केस करवा देगा, तो मुझे पुलिस ढूंढेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस एरिया से पब्लिक वे से नहीं निकलता हूँ। जो क्राउडेड रोड है मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा, लोग मुझे वहीं ढूंढेंगे। मैं क्या करता हूँ कि मैं जंगल का रास्ता पकड़ता हूँ। वो जंगल का रास्ता पकड़ता है इन सब से बचने के लिए। और जंगल का रास्ता काफ़ी लंबा था, काफ़ी घुमावदार था। वो जंगल में घुस जाता है और निकलने के लिए
आगे बढ़ता ही रहता है और रास्ता भटक जाता है। बच्चों को समझ में आया? जो पेडलर एक फिलॉसफी बता रहा था दुनिया के बारे में, आज वो खुद रेड ट्रैप में फंस चुका था। कैसे? क्योंकि उसने एक चारा देख लिया था। ये 30 करोड़, मैंने कहा था ना, इस 30 करोड़ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसने एक चारे का काम किया इस रेड ट्रैप पैडलर के लिए, और ये रेड ट्रैप पैडलर खुद रैट बन चुका था। वो 30 करोड़ लेकर जंगल में जाता है, और जंगल इतना घना था कि वो रास्ता भटक जाता है। फिर घूम फिर कर वो रास्ता ढूंढने के चक्कर में, सड़क ढूंढने के चक्कर में उसी जगह बार बार पहुंचता है। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है, ठंड बढ़ने लगती है। ठंड बढ़ने के साथ साथ उसको ठंड भी लगने लगती है। अब क्या हुआ? वो एकदम हताश हो जाता है। धीरे धीरे रात हो गई। अब वो समझ गया कि आज उसका बच पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब वो चूहेदानी में फंस चुका है, और उसकी जेब में जो ये 30 करोड़ थे वो उसके लिए चारे का काम कर रहे थे। वो हताश होकर, थक कर, चूर होकर जमीन पे गिर जाता है और सोचता है कि आज ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन जैसे ही वो अपना कान जमीन पर लगाता है तो उसे थंपिंग की आवाज आती है, हल्की थंपिंग। एक्चुअली नियर बाय देयर वाज एन आयरन वर्क्स, एन आयरन मिल नेम्ड रैम्सजो। उसे थंपिंग की आवाज आती है। उसे लगता है आसपास कहीं कुछ है, तो वो उस आवाज को फॉलो करता है, और फॉलो करते 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 वो रैम्सजो आयरन वर्क्स में पहुंच जाता है। तब उसकी जान में जान आती है कि हाँ, अब तो मेरी जान बच जाएगी। आयरन वर्क्स में, यानी आयरन मिल में काम जारी था। मास्टर स्मिथ और हेल्पर अपना वर्क कर रहे थे, लोहे को गर्म करना, उसको पीटना। तो हालांकि जो फर्नेस था, भट्टी था, उसमें आग बराबर जल रही थी, जिससे हीट क्रिएट हो रही थी। और जब ये पेडलर उस आयरन मिल में एंटर करता है तो उसे गर्मी मिलने लगती है, और वो फर्नेस के पास चला जाता है। फर्नेस के पास जाने की वजह से, हीट मिलने की वजह से, जो उसका गीला कपड़ा था, जो ड्यू से, ओस से भीग गया था, पहुंच जाता, उसमें से स्मोक निकलने लगता है। स्मोक का मतलब कह सकते हैं भाप निकलने लगता है। उसमें जो पानी जमा होता है वो इवेपोरेट होने लगता है, तो एक स्मोक टाइप का क्रिएट होने लगता है। इसके बाद वो वहीं लेट जाता है, सोचता है यहीं रात गुजारूंगा, सुबह होगी तो मैं निकल जाऊंगा। मास्टर स्मिथ हेल्पर वो रेड ट्रैप पेडलर को इग्नोर कर देते हैं। रीजन क्या है कि अक्सर रात बेरात कोई ना कोई आ जाता था, भूला भटका, कोई भिखारी, कोई मजदूर, कोई भटका हुआ आदमी आके रात गुजारता था। तो इन दोनों के लिए किसी का आना रोज की बात होती थी। और रेड ट्रैप पेडलर वहां आराम से सो रहा था, वो आराम से चैन की नींद ले रहा था। तभी एंट्री होती है रैम्सजे आयरन वर्क के ओनर की। रैम्सजे आयरन वर्क का जो ओनर था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति था। वो सोचता था कि मेरे आयरन मिल से दुनिया को या स्वीडन को जो लोहा यहाँ से हम प्रोड्यूस करें वो बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, हम जो बेचें वो अच्छे क्वालिटी का हो। तो वो रात बिरात कभी कभी अचानक सर्विलांस के लिए आ जाया करता था।
सर्वे करने के लिए आ जाता था और आके पूरा वर्क देखता था। तो उस दिन भी जो आयरन वर्क के ओनर थे उस दिन भी आ गए। उन्होंने पूरा देखा, ऑब्जर्व किया हर चीज़। तो ऑब्जर्व करते करते उनकी नज़र रैट पेडलर पे पड़ी। जब उन्होंने पेडलर को देखा तो वो उसके पास चले गए और भट्टी की डिम रोशनी में जब उन्होंने उसका फेस देखा तो उन्हें लगा कि ये इंसान शायद मैं इसको पहचानता हूँ, ये मेरा किसी परिचय का इंसान है। तो वो उसको कहता है कि तुम यहाँ सो रहे हो, तुम मेरे फ्रेंड हो। ओनर इस तरह से बात करने लगता है। अब बेचारा ये पैडलर शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअली मेन पॉइंट ये है कि ये जो ओनर है ये पहले आर्मी में था और इसके साथ एक इसका फ्रेंड था जिसका नाम था कैप्टन वॉन स्टेल। और इसका फेस कैप्टन वॉन स्टेल से काफी मिलता जुलता था, जिसकी वजह से ओनर ने रैट पेडलर को कैप्टन वॉन स्टेल समझ लिया। डिम रोशनी थी, अच्छे से फेस दिखाई नहीं दिया। तो उसने उसको कहा, अरे भाई तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त, इतने साल तुम कहाँ थे और तुम किस दशा में हो? फटे चिथड़े कपड़े, और ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने आर्मी की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज तुम्हारी कंडीशन कितनी अच्छी होती। लेकिन जब रैट पेडलर ने ये बातें सुनी तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि अरे भाई ये कौन है, मैं तो इसको पहचानता भी नहीं। हा? तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। तो फिर जो ओनर था वो रैट पेडलर को अपने घर इनवाइट करता है कि चलो भाई मेरे घर चलो, तुम इस दशा में हो, चलो मेरे घर, वहीं पे रहना, अच्छे से चलो, मैं कोई काम दिला दूंगा, तुम्हें सेट करा दूंगा। ये बातें सुनकर पेडलर शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है अच्छा मेरे जेब में 30 क्रोनर हैं, इसीलिए जो ये आदमी है मुझे इनवाइट कर रहा है। उसे लगा कि ये मुझे ले जाएगा और मेरे जेब में जो 30 क्रोनर है ये लूट लेगा। उसे लगा ये मुझे इनवाइट कर रहा है, मैं लॉयंस डेन में जा रहा हूँ। डेन का मतलब गुफा, वो मुझे शेर की गुफा में ले जा रहा है। वो शॉक्ड होता है। वो कहता है कि अरे भाई आप जो सोच रहे हो मैं नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन वो सोचता है ओनर कि भाई ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, अपनी जो ये दुर्दशा है ये मेरे सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। जब बात बनती हुई नहीं दिखी तो ओनर ने अपनी बेटी एडला विलमैनसन को भेजा रैट को पेडलर को कन्विंस करने के लिए। अब एडला बहुत ही अच्छी, सुलझी हुई, बहुत ही अच्छे से बात करने वाली सुंदर लड़की थी। उसने बहुत अच्छे से पेडलर को ट्रीट किया, बहुत अच्छी बातें की, जिससे पेडलर एडला से काफ़ी फेमिलियर हो गया और उसने उसके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही वो उस घोड़ा गाड़ी, उस कार्ट में बैठने लगा, उसे लगा कि नहीं अब तो मैं फंस चुका हूँ। फिर एडला विलमैनसन पेडलर को लेकर अपने घर आती है। वहाँ पे रैम्स जो आयरन वर्क के ओनर यानी एडला के जो फादर थे उन्होंने अच्छे से वेलकम किया और उसे रात में सोने के लिए रूम दिया, कपड़े दिए, खाना दिया और वो जाके आराम करने लगा। पॉइंट इज दैट, मेन पॉइंट ये था कि
अगले ही दिन क्रिसमस था और एडला और ओनर, बाप बेटी जो थे दोनों, वो इस क्रिसमस को रेड्रेप पेडलर के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, क्योंकि रेंजो ओनर का बेटा जो था वो फॉरेन में स्टडी कर रहा था। ओनर और बेटी दो ही लोग उस घर में रहते थे। तो रात बीती, सुबह हुई। जब सुबह हुई तो जो एडला का नौकर था उसने पेडलर को अच्छे से नहलाया धुलाया, उसके बाल काटे, सेविंग की, उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए और उसे पूरी तरह से जेंटलमैन बना दिया। पेडलर भी काफ़ी खुश लग रहा था। लेकिन जैसे ही पेडलर ओनर के सामने आया, ओनर की आंखें बड़ी हो गई। वो शॉक्ड हो गया कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है, ये तो कोई डिस्गाइज है। तो उसको डांटने लगता है, चिल्लाने लगता है, हु आर यू एंड हाउ, तुमने मेरे फ्रेंड की आइडेंटिटी बनने की कोशिश कैसे की। अब पेडलर डर जाता है। पेडलर अपनी सफाई देता है कि सर मैंने रात में ही आपसे कहा था कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो। लेकिन ओनर कुछ नहीं मानता है, कुछ नहीं सुनता है। वो सीधे कहता है कि या तो तुम यहां से भाग जाओ या मैं पुलिस बुलाऊं। तब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन पेडलर के द्वारा बोली जाती है कि सर ये पूरी दुनिया जो है ना वो पूरी एक रैट ट्रैप है। लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, अपने यहाँ इनवाइट करते हैं, हम जैसे गरीब लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद इस तरह से इल ट्रीट करते हैं। मैं जानबूझ के नहीं आया, लेकिन आपने, फिर आपकी बेटी ने मुझे इनवाइट किया और आप मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। फिर रेड ट्रैप पेडलर वहां से जाने लगता है तो एडला दौड़कर दरवाजा बंद कर लेती है। कहती है नहीं नहीं फादर नहीं, आज ये आदमी हमारे साथ रहेगा, ये हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा। क्योंकि क्रिसमस पे हम अपने घर से किसी को नाराज करके नहीं भेज सकते, ये हमारे लिए अशुभ संकेत है। और वैसे भी ये इंसान जहां भी जाता होगा लोग इसको ठोकरें मारते हो, तिरस्कृत करते हो। आज ये यहीं रुकेगा और जब तक चाहेगा ये यहाँ रुक सकता है, हम इसको नहीं बोलेंगे। तब एडला के फादर बोलते हैं कि ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, लेकिन इसके अगर तुम ऐसा करती हो तो आगे जरूर पछताओ। इसके बाद रेड ट्रैप पेडलर वहां रुक जाता है। रात होती है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, आंगन में क्रिसमस ट्री इनलाइट किया जाता है, लोग सॉन्ग गाते हैं और डिनर में वो फिश और कुछ और चीज़ें खाता है, फिर सो जाता है। उसके बाद सुबह भी सोता रहता है। घर वाले उठते हैं, तैयार होते हैं क्योंकि उनको चर्च जाना है, उनको प्रेयर वहाँ प्रे करना है, लेकिन वो सोता रहता है। उसे लगा कि शायद ऐसी नींद उसे पहले कभी नहीं आई हो। बहुत दिन के बाद उसे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही थी। उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा था। जब एडला और उसके फादर चर्च जाते हैं तो वहाँ उनको कुछ सुनने को मिलता है। वहाँ वो क्रॉफ्टर भी आया था, वो बूढ़ा आदमी उस चर्च में, जिसके 30 क्रोनोर किसी चूहेदानी बेचने वाले ने चुरा लिए थे। ये बात सुनते ही एडला और उसके फादर दोनों की हवाइयाँ उड़ने लगती। वो दोनों समझ गए कि ये जो पेडलर है ये वही चोर है जिसने इस क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर चुरा लिए। वो तेजी से घर की तरफ जाते हैं और जाते ही बाहर उनको नौकर मिल जाता है। वो पूछते हैं वो आदमी है या गया।
तो वो बताता कि नहीं सर, वो आदमी तो गया। अब दोनों माथा पीट लेते कि अरे यार, लगता है लेके गया। तब उसने बताया कि सर वो गया लेकिन कुछ लेके नहीं गया, बल्कि उसने एक पार्सल छोड़ रखा है एडला के लिए। दोनों घर के अंदर जाते हैं, एक पार्सल रखा होता है। एडला उस पार्सल को खोलती है। उस पार्सल में एक छोटी सी चूहेदानी थी, एक रेड ट्रैप था। जब वो रेड ट्रैप को ओपन करती है तो उसमें वही 30 क्रोनोर, मैंने आपको बताया था कि इस 30 क्रोनोर का बहुत बड़ा रोल है। वही 30 क्रोनोर जो क्राफ्टर के घर से चुराए गए थे, उस चूहेदानी में पड़े हुए थे, और उसमें एक लेटर था एडला के लिए। और उस लेटर में पेडलर ने साफ साफ लिखा था कि ये जो पैसे हैं, मैं तुम्हारे थ्रू, एडला के थ्रू, मैं चाहता हूं कि तुम उस क्राफ्टर को रिटर्न कर दो, और उस क्राफ्टर को बताना कि वो अपने पैसे ऐसे गैर इंतजामी की तरीके से न रखे, ऐसे लापरवाही के तरीके से न रखे, कहीं भी रख देता है। ये एक चारे का काम करती है। हम जैसे चूहों के लिए हम टेम्पटेड हो जाते हैं, हम प्रलोभन में आ जाते हैं, और कहती है रिक्वेस्ट, और वो कहता है कि ये जो पैसे हैं उस क्राफ्टर को रिटर्न कर दीजिए। और एडला के द्वारा किए गए हॉस्पिटलिटी, इतनी जो अच्छे से आवभगत की गई थी, इतना सम्मान, इतना लव, इतना रिस्पेक्ट, इतना अफेक्शन जो मिला था, उसके लिए उसने एडला को थैंक यू बोला। और उसने बताया कि अब आज के बाद वो चेंज हो चुका है, और आगे वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वो दोबारा इस तरह के रेट ट्रैप में फंसे। तो इस चैप्टर में सेल्मा लेजरलॉफ ने ये बताया है कि प्यार के द्वारा, सम्मान के द्वारा, अफेक्शन के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हम किसी बुरे आदमी को भी चेंज कर सकते हैं, अगर उसे वो बातें, वो पॉइंट समझाया जाए कि वो कहाँ गलत है। इस चैप्टर में इतना ही। मैं आगे भी आपको काफ़ी चीज़ें बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।